दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। नितिन अपनी बीवी अविका के साथ अपने बॉस की बेटी आलिया के बर्थडे में जाता है, जहां नितिन को अकेला देखकर आलिया उसके पास आकर उससे बोलती है, तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर तो नहीं लगता कि तुम एक गरीब इंसान हो जो मेरे पापा के कर्जों तले दबा हुआ है। नितिन बिना कुछ बोले अपनी बीवी के पास चला जाता है। बिना बताए कहाँ चले जाते हैं आप? कहीं नहीं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलें? नितिन अविका के साथ में घर जाने लगता है। वहीं आलिया उन दोनों के प्यार को देखकर और उन दोनों को एक साथ देखकर उनकी खुशी छीनने का खुद से वादा करती है। अगले दिन नितिन ऑफिस जाता है और आलिया अविका से उसके घर पर मिलने आती है, जहां वो उसे बोलती है, मुझे सब पता है अविका कि तुम एक हार्ट पेशेंट थे, पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सर्जरी के लिए नितिन ने मेरे पापा से कर्ज लिया था जो अब तक वो जमा नहीं कर पाया। मैं चाहूँ तो सारा कर्ज माफ कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें एक अमीर लड़की यानी कि मुझे अपनी सौतन बनाना होगा। क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम ऐसा ही करोगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं नितिन को रोड पर लाकर रख दूंगी। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें मेरी शादी नितिन से करवानी है या उसको रोड पर आते देखना है। इतना बोलकर आलिया वहाँ से चली जाती है। रात को नितिन घर वापस आता है। अविका उसे सारी बात बताते हुए उससे बोलती है, अब आलिया से शादी कर लो। अविका, पागल हो गई हो क्या? मेरी पत्नी तुम हो और तुम ही रहोगी। और आप मेरे पति हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से हम रोड पर आ जाएं। जब मैं अपनी सौतन को अपने घर ला सकती हूँ तो आप क्यों नहीं मान जाते? मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, बस इस बात को छोड़कर। आपको मेरी कसम है, अगर आपने उससे शादी नहीं की तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। इतना बोलकर अविका अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। नितिन को उसके सामने हार माननी पड़ती है और ना चाहते हुए भी आलिया से वो शादी कर लेता है। पर शादी के बाद भी नितिन अविका के साथ ही रहता। ऐसे ही एक दिन आलिया अविका को देखकर नितिन के पास जाती है और उसे बोलती है, नितिन, आज किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने चले? नहीं, मैं सिर्फ अविका के हाथों का खाना खाता हूँ और मैं इतना रईस नहीं हूँ जो तुम्हें 5 स्टार होटल में लेकर जाऊँ। तो क्या हुआ? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और जिनके पास पैसा होता है उन्हीं के पास सारी खुशियाँ होती हैं। पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अपने पैसों का रौब अपने तक रखो, क्योंकि पैसों से कभी प्यार और खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। इतना बोलकर नितिन अविका का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खुद से खाना सर्व करके उसको अपने हाथों से खिलाता है। ये सब देखकर आलिया गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और अविका नितिन से बोलती है, आप ऐसा क्यों करते हैं? अब आप उसके भी पति हैं, वो भी आपके साथ रहना चाहती है। अगर एक दिन उसके साथ बाहर जाकर खा लेते तो क्या हो जाता? अविका, शायद तुम भूल रही हो कि हमारी बात सिर्फ आलिया से शादी करने की हुई थी, उसके साथ रहने की नहीं। ये मेरी मर्जी है कि मुझे अपनी किस बीवी के साथ रहना है। इतना बोलकर नितिन खाना छोड़कर वहाँ से सोने के लिए निकल जाता है। अब आलिया रोज अविका के सामने अमीर होने का दिखावा करती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जब नितिन रात को घर आता है तो आलिया अपना और नितिन का बैग पैक करके उसके पास जाकर बोलती है, नितिन, मुझसे अब और इस छोटे से घर में नहीं रहा जाता। मैंने हम दोनों के लिए एक न्यू होम लिया है, हम वहाँ चल के रहेंगे। नितिन, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस घर से हम दोनों की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं शादी करके इसी घर में आई थी और तुम भी तो शादी करके यहीं आई हो, फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? आलिया, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो अविका, हम इस घर से कहीं नहीं जा रहे। नितिन अविका को अपने साथ ले जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और उन दोनों की शादी को 6 महीने हो जाते हैं, जिसकी खुशी में आलिया पहली बार अपने हाथों से नाश्ता बनाती है और नितिन से बोलती है, आज ये नाश्ता मैंने बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। तुमने बनाया है तो अच्छा ही होगा। आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए, तो आज मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम जल्दी घर पर आ जाना।
नितिन गुस्सा करने ही वाला होता है कि अविका उसके पास से उसके कंधे पर हाथ रख के उसे इशारों में सभी बातों को इग्नोर करने को बोलती है, जिस पर नितिन उससे बोलता है, तुम्हें जो करना है करो। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को ऑफिस से जल्दी घर आता है, जहां वो अविका को तैयार होता देखकर उसे पीछे से हक करके बोलता है, तुम्हें किसी मेकअप की जरूरत नहीं है, तुम बिना किसी श्रृंगार के बहुत सुंदर हो। बातें मत करो और जल्दी से आप भी तैयार हो जाओ, मेहमान बस आते ही होंगे। आलिया उन दोनों को साथ देखकर फिर से चिढ़ जाती है। कुछ ही देर में मेहमानों का आना शुरू होता है। सारे मेहमान आकर आलिया और नितिन को उनके 6 महीने पूरे होने की बधाई देते हैं। तभी आलिया की एक फ्रेंड आकर उसे बोलती है। आलिया नितिन और अविका को साथ देखकर उन दोनों से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है, जिसके चलते वो एक जूस के ग्लास में सिंदूर मिलाकर अविका को देकर वहां से चली जाती है। अविका उस जूस को पीने ही वाली होती है कि तभी उसे एक काम याद आता है और वो अपना जूस का गिलास लिए आलिया के पास से जाकर नितिन के साथ में खड़ी हो जाती है और कैमरामैन से बोलती है, आज इस पार्टी की रौनक ये दोनों है, आप इन दोनों की अच्छे से पिक लेना और भगवान से दुआ करना कि ये दोनों ऐसे ही साथ रहें। ये सब देखकर आलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जो लड़की नितिन को उसके इतना करीब लाने की कोशिश कर रही है वही उसी के साथ ऐसा कर रही है। तभी उसकी नजर अविका के हाथों में रखे जूस पर पड़ती है, जिसे अविका पीने ही वाली होती है। ये देखकर आलिया जल्दी से अविका के पास जाती है और जूस का गिलास गिरा देती है, जिस पर अविका उसे बोलती है, क्या हुआ आलिया? कुछ नहीं, पार्टी खत्म हो चुकी है फ्रेंड्स, आप सब अपने घर जा सकते हैं। आलिया सभी मेहमानों को भेजकर अपना बैग पैक कर लेती है और घर छोड़कर जाने लगती है। ये सब देखकर नितिन उसे बोलता है, अब ये कौन सा नाटक है? ये नाटक नहीं, हकीकत है। मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी, इसलिए मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। और हाँ, मुझे माफ कर देना अविका, वो तो अच्छा हुआ समय रहते मेरी आंखें खुल गई, वरना आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। मैंने तुम्हारे जूस में सिंदूर मिला दिया था ताकि तुम हमेशा के लिए गूंगी हो जाओ, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। आलिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलतियों की माफी मांगकर उन दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाती है। काव्या अपने कॉलेज की छुट्टियों के दौरान अपनी बहन सीमा के ससुराल जाती है, जहां सीमा उसको देखकर खुशी से कहती है, अरे काव्या, तू यहाँ? तुझे यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दीदी, मेरे कॉलेज की छुट्टियां थी तो सोचा क्यों ना कुछ दिन आपके पास आ जाऊं। अच्छा किया जो तू आ गई। वैसे तू बहुत कमजोर हो गई है, अब तुझे मोटा तगड़ा करके भेजूंगी। सीमा अपनी बहन से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास बरखा देवी आ जाती है और अपनी बहू की बहन को देखकर बोलती है, अरे बहू, ये तो तेरी बहन काव्या है ना, कितनी बड़ी हो गई। हाँ आंटी जी, दीदी की शादी के बाद अब देख रही हो ना मुझे, इसीलिए। हाँ चलो, आई हो तो अब रहकर ही जाना। काव्या के आने की खुशी में सीमा उसकी पसंद का सारा खाना बनाती है। पूरा दिन खुशी खुशी यूं ही निकल जाता है। शाम होने पर सीमा का पति विजय भी घर आ जाता है और काव्या को देखकर कहता है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। ऐसे ना मुझे तुम देखो, दीदी को बता दूंगी, बेलन से पिटवा दूंगी तुमको, बासी खाना खिलवा दूंगी। सीमा ये गाने की आवाज सुनकर समझ गई थी कि दोनों जीजा साली एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो वो रसोई से बाहर आकर उनसे बोलती है, बस हो गए शुरू आप दोनों, 5 मिनट नहीं हुए आए और बस फिल्मी अंदाज शुरू। हाँ दीदी, देखो जीजू ना कभी हार नहीं मानते कि मैं उनसे ज्यादा फिल्मों की शौकीन हूँ, पर इस बार वो हार भी मानेंगे और हारेंगे भी। अरे मैंने कभी हारना नहीं सीखा और मेरे नाम में भी तो जीत है। चीते की चाल, बाज की नजर और काव्या की फिल्मों की नॉलेज पर कभी भी शक मत करना, ये कभी भी मात दे सकती है।
अब आप दोनों अपना ये युद्ध बंद करो और जाकर खाना खा लो। सभी लोग फ्रेश होकर खाने की टेबल पर खाना खाने बैठ जाते हैं। इसी बीच विजय काव्या से कहता है, कैसा अजीब जानवर है ये, कितना भी खाए पेट ही नहीं भरता इसका। जो भी खाते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाते साहिब। तुमने मुझे साहब बोला, हा हा हा, अब तुम मेरी नौकर हो, चलो मेरी सेवा करो। दीदी देखो जीजू को मुझे नौकर बोल रहे हैं। पहले तुम दोनों एक दूसरे से पंगे लोगे, फिर चिढ़ाओगे, फिर मेरी याद आ जाएगी। अरे खुद ही निपट लो ना। ये दोनों ऐसे बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं तो घर में रौनक सी लग जाती है। ऐसे ही आए दिन जीजा साली का फिल्मी वॉर चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन विजय ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो काव्या उससे कहती है, ओ जीजू आप कहाँ जा रहे हो? मैं जहाँ जा रहा हूँ उस रास्ते का पता मुझे भी नहीं है, बस जिंदगी की रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा हूँ। इस दर्द भरी राहों में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगी और आपका साथ दूंगी। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? दोनों की ये नौटंकी वहीं खड़ी हुई सीमा देख रही होती है, जो आकर उनसे बोलती है, आप दोनों कभी नहीं सुधरोगे। नहीं, मेरा खून मत खौलाओ आप दोनों, वरना मेरा बेलन और आप दोनों का सिर। अरे वाह, तुम भी धीरे धीरे हमारे रंग में रंग रही हो। आखिर बहन किसकी है? मेरी ना, तो असर तो होगा ही। इस नोक झोंक के बीच विजय अपने ऑफिस जाना भूल ही जाता है तो वो घड़ी में समय देखते हुए कहता है, ओ शिट, आज तो मैं गया, इतना लेट करवा दिया इस काव्या की बच्ची ने। हाउ मीन जीजू, आप खुद ही गप्पे मारने के लिए खड़े थे यहाँ। अच्छा छोड़ो, अभी मैं चलता हूँ। बाय सीमा, आई लव यू बेबी। हाउ रोमांटिक जीजू। विजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। काव्या भी घर के कामों में अपनी बहन की मदद करती है। साथ ही वो बरखा के साथ मंदिर जाना, उसको समय पर दवाई देना, ये काम भी करने लगती है। ऐसे ही शाम को विजय अपने दोस्त सोहम को अपने साथ घर ले आता है। विजय को आता देखकर काव्या कहती है, आइए, आपका इंतजार था। स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ हाँ करती हूँ ना। बताओ, गोबर लाऊं या गीली मिट्टी? अरे अपना खाना मत लाओ, फूल वगैरह लाओ यार। दोनों की इस नोक झोंक पर वहाँ मौजूद सीमा और उसकी सास हंस पड़ते हैं। विजय भी अपने दोस्त को सभी से मिलवाता है। अपने दोस्त को उसकी साली के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होता देखकर सोहम खुद से कहता है, इसके तो फुल मजे हैं, साली और घरवाली दोनों हैं, क्यों ना मौके का कुछ फायदा मैं भी उठा लूं। विजय और काव्या के इस खट्टे मीठे रिश्ते के लिए सोहम ने अपने मन में कुछ और ही भावना बना ली थी, जिसके बाद वो कभी पानी लेने के बहाने तो कभी कुछ खाने की चीज मंगवाने के लिए काव्या को आवाज लगाता और उसके आने पर उसको गलत इरादों से छूने की कोशिश करता। काव्या अपने जीजू के लिए उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वो रसोई में किसी काम से जाती है तो सोहम भी सबकी नजर से छुपता हुआ उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या काव्या, मुझे भी विजय जैसा समझो, आखिर दोस्त हूँ उसका। ओ जस्ट शट अप, हाथ छोड़ो मेरा। कई देर से तुम्हारी ये सब हरकतें नजरअंदाज कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। फिर देखना क्या हाल होगा तुम्हारा। अच्छा, मतलब तुमको छूने का हक सिर्फ उसको है। सोहम को धक्का देकर काव्या बाहर आती है और रोते हुए सभी को सारा सच बता देती है कि सोहम उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। काव्या के पीछे पीछे सोहम भी बाहर आता है, जिसे देखकर विजय उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, साले तेरी इतनी घटिया सोच होगी मुझे और काव्या को लेकर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ हाँ, हाथ तो सिर्फ तू लगा सकता है ना, इसलिए इतना फुकरा है। सोहम की इस बात पर सीमा बोलती है, छी, कितने घटिया इंसान हैं आप, कितनी गंदी सोच है आपकी। हाँ बहू, ऐसे लोगों को रिश्तों की पवित्रता पता ही नहीं होती। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। सुन साले, काव्या के लिए जैसे उसकी बहन एक माँ समान है ना, वैसे ही उसके जीजाजी उसके पिता, भाई, दोस्त सब हैं। बहन एक माँ बन सकती है तो जीजा एक भाई और पिता की भूमिका भी निभा सकता है। और अफसोस
तेरे जैसे घटिया लोग ये कभी नहीं समझेंगे। मेरे लिए मेरे जीजा जी क्या है, ये मुझे तुम जैसे लोगों को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा काव्या, और तुझे तो अब पुलिस समझाएगी कि छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा होता है। पुलिस का नाम सुनकर सोहम डर जाता है और अपनी गलती के लिए विजय के पैरों में गिरकर बोलता है, भाई माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, प्लीज माफ कर दे। काव्या दीदी माफ कर दो, मेरी गलत सोच थी, अब से ऐसा किसी के लिए नहीं सोचूंगा। जीजू छोड़ दीजिए इसको। निकल जा यहाँ से, दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाइयो। सोहम को अपनी गलती की माफी मांगता हुआ देखकर विजय उसे छोड़ देता है, जिसके बाद सीमा काव्या को गले लगाकर उससे कहती है, अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, ऐसे घटिया लोगों की सोच की वजह से तेरा और तेरे जीजा जी का रिश्ता बदल नहीं जाएगा। हाँ काव्या, मैं तुमको हमेशा ऐसे ही परेशान करूंगा। आखिर तुम इतनी बड़ी सरदर्द हो हमारे लिए, तो तुम्हारा सरदर्द करना भी तो बनता है। अच्छा जी, तो ये सरदर्द कभी नहीं हटेगा आपका। जानते नहीं हो आप मुझे क्या चीज हूँ मैं। दोनों की नोक झोंक दोबारा से शुरू हो जाती है, जिसके बाद सभी आपस में खुशी खुशी एक बार फिर रहने लगते हैं। टीना काफी मोटी थी, जो कि अपने ओवरवेट से काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो ज्यादातर अपने घर में रहना ही पसंद करती थी। अतुल नाम का एक लड़का उसके बचपन का दोस्त था। उसे टीना के ओवरसाइज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही एक दिन वो उसके घर आता है और टीना से बोलता है, टीना, ये सब क्या नाटक है? तुम भूल गई क्या कि आज हम दोनों को मेगा आंटी के लिए शॉपिंग करनी थी? मुझे सब याद है, और तुम्हें पता है आज वहाँ मेरा फेवरेट टीवी स्टार हिमांशु आने वाला है। अगर उसने मुझे ऐसे ओवरसाइज में देख लिया तो मैं नहीं जाऊंगी। हद करती हो यार, कौन सा वो तुम्हें जानता है? और तुम्हारी मम्मी के बर्थडे से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो हिमांशु हो गया। टीना उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती, पर अतुल जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और दोनों मॉल में जाकर शॉपिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक भगदड़ होने लगती है और एक भीड़ जमा हो जाती है। उसी भीड़ को देखकर अतुल एक आदमी से बोलता है, ये भीड़ क्यों जमा हो गई? अरे तुम्हें नहीं पता, हिमांशु जी आए हैं, द मोस्ट फेमस टीवी स्टार। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हिमांशु को देखते ही टीना भीड़ के अंदर एक जगह पर खड़ी होकर उसे देखने लगती है कि तभी हिमांशु की नजर टीना पर पड़ती है और वो उसके पास आकर उससे बोलता है, तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम्हारा ओवर साइज थोड़ा कम हो जाए तो सबको तुम्हारी सुंदरता दिखेगी, जैसे मुझे दिखी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद टीना अतुल को वहीं अकेला छोड़कर भागती हुई घर लौटती है और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। साथ ही वेइंग मशीन पर अपना वेट भी करती है। उसका वेट 95 केजी होता है, जिसे देखकर वो खुद से बोलती है, मैं अपना वेट कम कैसे करूं? वो खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अतुल आ जाता है और उसे देखकर टीना बोलती है, अतुल, तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो तुम कितने मोटे थे और मैं कितनी स्लिम थी, लेकिन आज सब उल्टा हो गया है। आज तुम इतने हॉट और डैशिंग हो और मैं ओवरसाइज। टीना, हमें इंसान के अंदर की सुंदरता को देखना चाहिए, बाहरी सुंदरता को नहीं। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई मोटा पतला या छोटा है, इंसान का बस दिल साफ होना चाहिए। पर मुझे पतला होना है, बाकी लड़कियों की तरह हॉट दिखना है। इतना बोलकर वो उसे हिमांशु के बारे में बताती है, जो कुछ भी हिमांशु ने उसे कहा था। अतुल एक दोस्त होने के नाते उसकी पतले होने में उसकी मदद करता है। साथ ही वो उसको मन ही मन चाहता भी था, लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाया था क्योंकि टीना हिमांशु को पसंद करती थी। तो वहीं टीना पतली होने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती है, जैसे कि योग करना, जिम जाना, एक अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करना। कड़ी मेहनत के बाद टीना का वजन 95 केजी से फाइनली 50 केजी हो जाता है और वो हिमांशु की अगली फिल्म की फीमेल लीड रोल का ऑडिशन देने के लिए मुंबई जाती है। टीना को देखकर हिमांशु उसे पहचान जाता है और अपनी अगली फिल्म के लिए टीना को चूज कर लेता है। साथ ही उसके पास जाकर बोलता है, कहा था ना मैंने कि तुम स्लिम होने के बाद
और भी खूबसूरत लगोगी। मैं आपको अभी तक याद हूँ। हिमांशु की आंखों को जो चीज एक बार पसंद आ जाती है ना, वो उसको कभी नहीं भूलता। उसकी ये बात सुनकर टीना बहुत खुश हो जाती है और घर जाते ही अतुल को गले लगाकर उससे बोलती है, अतुल, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा। पर ऐसा क्या हो गया जो तुम आज इतनी खुश हो? तुम्हें वो दिन याद है जब हिमांशु ने मुझे पहली बार मॉल में देखा था? हाँ हाँ याद है, पर उस दिन का आज से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है बुद्धू, उसे अभी भी मैं याद हूँ। और तुम्हें पता है उसकी नेक्स्ट मूवी की हीरोइन कौन है? कौन? वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। इतना बोलकर वो खुशी से अपने फोन में हिमांशु की फोटो निकालकर उसे अपने गले से लगा लेती है। ये सब देखकर अतुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अगले दिन टीना अपने काम के लिए निकल जाती है और अपनी शूटिंग स्टार्ट करती है। शूटिंग खत्म होते ही कभी वो हिमांशु के साथ डिनर पर जाती तो कभी शॉपिंग पर। अब टीना अतुल से दूर होने लगी थी तो वहीं हिमांशु के पास आने लगी थी। देखते ही देखते टीना और हिमांशु एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और टीना इन सब में अपने सबसे अच्छे दोस्त अतुल का बर्थडे भूल गई थी। और जब वो लेट नाइट अपने घर पर आती है तो अपने कमरे में अतुल को अपने सामने देखकर वो उससे बोलती है, अरे तुम यहाँ, वो भी इस टाइम? हाँ, तुम्हारा वेट कर रहा था, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें मेरे यहाँ होने की खुशी नहीं है। क्यों? अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, कुछ दिनों से काम इतना ज्यादा है कि मैं खुद को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अच्छा, हम कल बात करते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। अच्छा सुनो, जाते जाते प्लीज दरवाजा बंद कर जाना। टीना का ये रूप देखकर अतुल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ये वही टीना है जिससे वो प्यार करता है। तो वो जाते जाते टीना से कहता है, टीना, वो तुमसे नहीं, तुम्हारी ऊपरी खूबसूरती से प्यार करता है। और देख लेना, तुम जिस दिन थोड़ी सी भी पहले की तरह हो गई ना, तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद टीना अपने कमरे का दरवाजा बंद करके गुस्से में खुद से बोलती है, मुझे हिमांशु पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इतना बोलकर वो सो जाती है और अगले दिन एक बार फिर से अपने काम पर जाती है, जहां उसको एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफर मिलता है। लेकिन उसके लिए उसे ओवरसाइज होना पड़ता है। उसके पास आया इतना बड़ा ऑफर देखकर वो उस फिल्म को साइन कर देती है और एक स्लिम गर्ल से एक बार फिर से ओवरसाइज गर्ल बन जाती है, जिसके बाद हिमांशु उससे दूर रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो जब उसके घर जाती है तो वहाँ हिमांशु को किसी लड़की से बातें करता हुआ सुन लेती है। मुझे टीना से कोई प्यार नहीं है। हिमांशु इस चीज के लिए बना ही नहीं कि किसी से सच्चा प्यार करे और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना सके। और जब से वो मोटी हुई है ना, तब से तो मुझे वो एक आंख भी नहीं भाती। हिमांशु की ये बात सुनकर टीना पूरी तरह से टूट जाती है और अतुल के घर जाती है, जहां उसकी बहन से उसे पता चलता है कि अतुल ने ये शहर छोड़ दिया है। ये सुनकर वो कुछ दूर जाकर एक बेंच पर बैठकर अतुल को याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसके आंसुओं को साफ करके उससे बोलता है, मुझे याद कर रही थी? हाँ, पर तुम तो। मैं कहीं नहीं गया था, मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था, बस इसलिए मेरे बोलने पर उसने तुम्हें झूठ बोला। मुझे माफ कर दो अतुल, तुम बिल्कुल सही कहते थे। हिमांशु मुझसे प्यार नहीं करता। जब तक मैं स्लिम थी तब तक वो मुझसे अट्रैक्ट होता रहता था, और अब जब मैं मोटी हो गई तो बस उसका सारा प्यार बह गया। पर मुझे तुमसे और तुम्हारे ओवरसाइज से प्यार है, और मुझे तुम्हारे ओवरसाइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पर कब से? तब से जब से तुमसे मिला हूँ। इतना बोलकर अतुल उसे अपने दिल की सारी बातें बता देता है, जिसके बाद टीना भी उसे खुशी खुशी अपना लेती है। कुछ ही समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी को 1 साल बीत जाता है। इसी बीच अतुल और भी ज्यादा ओवरसाइज और टीना वापस से स्लिम हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।
हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।